Hello everyone, good morning. Welcome to my YouTube channel. This is Mahesh Shah from Surat, and this video is for standard 10 subject social science chapter number 10 India agriculture. So in last video we discussed about forest and wildlife resources. Here in this chapter we are going to study about agriculture of India. So this is one of the important chapter for board examination in section B and section C, means 2 mark and 3 mark. There is one or two question will be asked from this chapter. So for that all the students are requested to pay attention clearly and take a note and pen with you wherever you think that this is important note for us, that you can write in your notebook and prepare your notes for your revision work. सो जो बाकी हमारे वीडियोस थे उसमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आपका आया है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं और जो एक्सप्लेनेशन मेथड है हमारी वो आपके समझ में आ रही है और ये सब्जेक्ट जो अब तक बोरिंग था वो अब एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन रहा है. सो दैट इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ द वीडियो एंड द हार्ड वर्क फ्रॉम योर साइड एंड माई साइड बोथ. So before start video, same thing I would like to tell you, like the video, share the video and subscribe the channel and press the bell icon because this is one of the lengthiest chapter of your syllabus and it will be take 3 parts minimum to complete the chapter by this video uh, teaching. So here in this chapter we are going to study about, we start with introduction, then after we studied different type of farming methods, farmings, then after the methods of farming, then after agriculture products of India, hot beverages means tea, coffee, etc., cash crops, technical and institutional reforms which held in our country after independence, then after we talk about green revolution, then after we understand what is the role of agriculture in Indian economy, what effect found of globalization on agriculture of India, and there is an exercise given for your revision work. तो लास्ट वाले जो भी वीडियो थे उसमें काफ़ी पॉजिटिव आपका रिस्पॉन्स रहा है. जो हमारी मेथड है एक्सप्लेनेशन की वो काफ़ी आप बहुत सिंपल मेथड से हम जा रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए. बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे टेक्स्ट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि जब इसका नया पार्ट आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विथ इंट्रोडक्शन. सो इंडिया इज़ एग्रेरियन कंट्री. हमारी जो कंट्री है वो एग्रेरियन कंट्री है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी जगह पे आप देखिए, ये पूरा जो है वो अलग अलग क्रॉप्स जो हमारी कंट्री में है वो हमें दिखा रहा है. ये अलग अलग फार्म्स हैं हमारी कंट्री के, अलग अलग ग्रेन क्रॉप्स जो हम ग्रो करते हैं उसके रिगार्डिंग है. और ये एक्चुअली हमारा फार्मर है जो अभी तक हम जो टिपिकल मेथड जिसको बोलते हैं ओल्डन टेक्निक्स, उसी हिसाब से बुलॉक कार्ट और बुलॉक और नॉर्मल जो पुराना जो सिस्टम था उसी हिसाब से आज की डेट में भी हम एग्रीकल्चर करते हैं. तो हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर है वो आज से नहीं है, एंशियंट टाइम से. अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन से आप नोट डाउन करना चालू करें तो हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटी थी वो एग्रीकल्चर ही थी. और वर्ल्ड की जितनी भी सिविलाइजेशंस स्टार्ट हुई है उनकी जो प्राइमरी एक्टिविटी थी वही एग्रीकल्चर ही थी. इसलिए जब कोई भी कंट्री के इकोनॉमी को डिवाइड किया जाता है तो 3 सेक्टर में उनको डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी.
प्राइमरी में ऑलवेज एग्रीकल्चर ही आता है, बिकॉज इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सेटल लाइफ ऑफ ह्यूमंस, अर्ली ह्यूमंस। इसलिए तो हमारी कंट्री 5000 ईयर्स ओल्ड कंट्री है, और काफ़ी ब्रिटिश रूल से पहले वी वर वन ऑफ द डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि अगर हमने जो आगे वाले वीडियोस देखे, अगर हमने ध्यान से पढ़ा होगा, तो हमें सब पता है कि हमारी कंट्री में कितना इनोवेशन, इन्वेंशन और डिस्कवरीज हुई थी। तो उसके रिगार्डिंग एग्रीकल्चर में भी हमारी मोनोपोली थी, और उसी रीजन से यूरोपियंस इंडिया में आए थे। तो सिंस एंशियंट टाइम एग्रीकल्चर हैड रिमेन्ड अ प्राइम इकोनॉमिक एक्टिविटी of most of the people in India. Even today also main support from the Indian economy is agriculture. तो हमारी इकोनॉमी को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 सेक्टर में, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज और एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर का जो आउटपुट जो है वो अभी भी सबसे ज़्यादा है। अराउंड 22% जो है हमारी इकोनॉमी में जो पैसा जनरेट होता है वो एग्रीकल्चर से होता है, और 60% ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर फील्ड इन आवर कंट्री। तो यहाँ पे हमें एक क्लियर हो जाता है क्यों वाई इंडिया इज़ इंक्लूडिंग इन डेवलपिंग नेशन ग्रुप। क्योंकि जिस कंट्री की इकोनॉमी में 22% अगर एग्रीकल्चर से आता है और 60% आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, देन द सिनारियो इज़ डिफरेंट। अब 60% लेबर जब एग्रीकल्चर में होते हैं तो एक्चुअल सिचुएशन पॉजिटिव होनी चाहिए, पर हमारे यहाँ नेगेटिव है। उसके बहुत सारे रीजंस है, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। एग्रीकल्चर इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ इंडिया। अबाउट 60% ऑफ द लेबर पावर इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। बिसाइड्स सप्लाइंग फूड to the people of India, raw materials for many industries also comes from agriculture. Agriculture occupies about 22% of the national product. Crops and other farm products hold about 18% contribution in export, which earns huge foreign exchange. तो टोटल हमारा एक्सपोर्ट है, उसमें से 18% तो खाली फार्म प्रोडक्ट्स है, क्रॉप्स और फार्म प्रोडक्ट्स। इट मीन्स रॉ मटेरियल हम काउंट कर सकते हैं इसको। अब जब 18% इतना बड़ा रेशियो अगर फार्म प्रोडक्ट्स होता है, तो एक सिंपल थॉट है कि इतनी अगर मशीन्स हम सेल करेंगे तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई इंडिया इज़ इन द लिस्ट ऑफ डेवलपिंग नेशन। क्योंकि जब ये 18% कम होके 6-7% पे आ जाएगा, और उसके बदले हम फिनिश प्रोडक्ट को सेल करेंगे, मशीन्स को सेल करेंगे, then we become a powerful nation, developed nation of the world. The Indian economy is mainly dependent on agriculture. Thus India is an agrarian country. तो हमारी जो लोग हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए इंडिया एग्रेरियन कंट्री बोला जाता है। इन मोस्ट ऑफ द एरियाज इन इंडिया 2 or more crops annually can be taken due to the factors like fertile plains, favorable climate for round the year cultivation, irrigation, skilled and hard working farmers, etc. तो हमारी जितनी भी फार्म्स है वहाँ पे हम ईयरली 2 या 3 क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं। उसके रीज़न है कि एटमॉस्फेयर, एक तो क्लाइमेट एक तो फेवरेबल होता है, हमारे पास फर्टाइल लैंड है, इरिगेशन अब तो है, जो लेबर्स है वो भी स्किलफुल हो रहे हैं, और ये सब उसके रीज़न है। इवन देन द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज़ नॉट सफिशिएंट। तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि जो मेथड से हम एग्रीकल्चर करते हैं वो पुरानी है, जो फार्म्स है उसकी साइज़ जो है वो छोटी है, ज़्यादातर जो लेबर है वो अनएजुकेटेड है, इरिगेशन सभी जगह पे नहीं है, मोस्टली मॉनसून बेस्ड एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे होता है। तो ये सब रीज़न है, इसकी वजह से जो आउटपुट है वो सफिशिएंट नहीं है। द इंडियन फार्मर्स आर जनरली पुअर एंड अनएजुकेटेड। तो हमारे जो फार्मर है वो गरीब है और अनएजुकेटेड है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया
is much less compared to the world due to reasons like inadequate facilities of irrigation, irregular and uncertainty of rain, more population, large families, smaller farms, no interest in experimentation, less usage of chemical fertilizer, modern machinery and scientific approach for cultivation, educated mass opting away from agriculture, the so called lower status for agriculture in the society etc. तो इतने लोग एग्रीकल्चर फील्ड में एंगेज होने के बाद भी हमारा प्रोडक्शन कम है, क्वालिटी मेंटेन नहीं होती, उसके ये सब रीज़न है कि इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो सब जगह को कवर नहीं करती है. आज की डेट में भी 33% लैंड इज रिमेन टू कवर विथ इरिगेशन. रेन के ऊपर जो डिपेंड है, पर रेन की कोई पैटर्न हमारे यहाँ पे फिक्स नहीं है, कोई साल ज़्यादा होता है, कोई साल कम होता है. पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जाती है, फैमिली बहुत बड़े बड़े हैं, फार्म्स की साइज़ कम है, एग्रीकल्चर में कोई एक्सपेरिमेंट ज़्यादा होता नहीं है, केमिकल फर्टिलाइज़र, मॉडर्न मशीनरी, साइंटिफिक अप्रोच, ये सब हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता है. और जो एजुकेटेड ग्रुप है, जो एक मास है एजुकेटेड, वो एग्रीकल्चर से दूर भाग रहा है, यानी उनको अलग फील्ड में अपना डेवलपमेंट करना है. और इसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो स्टेटस है वो सोसाइटी में बहुत ही नीचे है. फिर भी इतने सारे हर्डल्स होने के बाद भी, रिस्ट्रिक्शन होने के बाद भी, हमारी कंट्री में जो प्रोडक्ट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें होनी ही चाहिए. और ये चैप्टर में हमें मेन जो इन्फॉर्मेशन गेन करनी है यही करनी है. तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कि कौन से टाइप के फार्मिंग होते हैं. तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो यहाँ पे बेसिकली 6 टाइप के आपके टेक्स्ट बुक में फार्मिंग है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं. शिफ्टिंग फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग. तो ये जितने भी फार्मिंग्स है वो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं. तो फर्स्ट हम चालू करते हैं. अब यहाँ पे आपको स्पेशली बेनिफिट ये है कि आपकी टेक्स्ट बुक में ये खाली डिटेल है. अब यहाँ पे आपको पिक्चर के साथ में देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा. और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पे हम हर एक पॉइंट को इंडिविजुअली इसी तरह देखेंगे. तो करीबन मेरे ख्याल से ये चैप्टर के लिए मुझे 42 से 43 स्लाइड्स, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उसको स्लाइड बोलते हैं, वो प्रिपेयर करनी पड़ी. और इसके लिए मुझे 4 दिन गए थे, क्योंकि अराउंड 95 फोटोज़ आई वॉज डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, एंड देन आफ्टर आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर दिस वीडियो. So this is one of the important thing for you, that you can understand all the things properly. So the socio-economic condition of the people of India, administrative policy and the entire Indian economy are associated with agriculture. तो हमारे जितने भी सोशियो इकोनॉमिकल, सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ जो है, पूरी इंडिया की इकोनॉमी है, वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है. फार्मिंग टाइप्स ऑफ are classified according to irrigation methods, farm outputs, economic returns etc. तो ये जो टाइप्स हमने डिवाइड किए उसके बेस में एक तो इरिगेशन मेथड है, दूसरा फार्म में से क्या आउटपुट होता है वो है, और इकोनॉमिक रिटर्न में यानी कितना पैसा कमाते हैं वो है. तो अब सबसे पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी जो अपने खुद के लिए जो करते हैं, यानी खुद की लैंड है, खुद ही क्रॉप्स ग्रो करने हैं और खुद ही यूज़ करने हैं, कोई सरप्लस सेलिंग प्रोडक्शन करके उसको सेल करना है, ये थॉट यहाँ पे बहुत कम है. तो इसलिए उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड, येट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर इज़ वेरी वीक इवन टुडे. तो इंडिपेंडेंट के बाद हमने बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर फील्ड में अप्लाई किए, पर फिर भी आज की डेट में जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो अभी भी बहुत अच्छी नहीं है. कॉस्टली सीड्स, फर्टिलाइज़र एंड यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स आर नॉट अफोर्डेबल इन स्मॉलर फार्म होल्डिंग. तो जो छोटे फार्म्स वाले हैं,
फार्मर, छोटे फार्मर हैं, उनको ये सब वो परचेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कॉस्टली होते हैं, कॉस्टली सीड्स जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं. द फार्म प्रोडक्शन इज जस्ट सफिशिएंट फॉर हिज फैमिली एंड इज कंज्यूम्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली. तो ऐसे फार्म में जो प्रोडक्शन होता है वो उनके फैमिली के लिए सफिशिएंट होता है, उसके अलावा यहाँ पे कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता है. दिस इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग, और इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए की जाती है. सो इवन टुडे इंडियन एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्टिविटी फॉर लाइफ मेंटेनेंस ओनली. तो यहाँ पे हमारा प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है कि ज़्यादा प्रोडक्शन करके उसको सेल करें, उसको एक्सपोर्ट करें, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करें. ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है. ज़्यादातर जो भी फार्मिंग होती है, जो रिमोट एरिया में फार्मिंग होती है, उसका पर्पज़ एक ही है कि भाई उनका फैमिली का सर्वाइवल हो, बस इतना ही उनका कॉन्सेप्ट रहता है. इसलिए ऐसी फार्मिंग को सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं. नेक्स्ट है ड्राई फार्मिंग. तो ड्राई फार्मिंग में क्या होता है कि जहाँ पे रेन कम होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अगर आप लैंड की पोजीशन देखें तो ये देखिए पूरा सूखा पड़ा हो वैसे. तो यहाँ पे परसेंट ऑफ रेन फेड एरिया, तो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तरांचल एंड हिमाचल प्रदेश 60 to 81%, राजस्थान एंड गुजरात 66 to 88%, एमपी, महाराष्ट्र, एपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु 76 to 80%, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल 33 to 73%. अब ड्राई फार्मिंग में क्या होता है कि वेयर द रेनफॉल इज इनएडिक्वेट, जहाँ पे कम बारिश होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर लेस देयर, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा डेवलप नहीं है, फार्मिंग इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन, जहाँ पे फार्मिंग कम्प्लीटली रेन के ऊपर डिपेंड होती है, ओनली वन क्रॉप इज़ टेकन थ्रू द ह्यूमिडिटी एक्यूमुलेटेड विथ इन द लैंड, और वही सीज़न में जब लैंड के अंदर ह्यूमिडिटी जब प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से एक क्रॉप ही लिया जाता है, दिस इज़ नॉन एज ड्राई फार्मिंग, और इसको ड्राई फार्मिंग बोलते हैं. यानी एक ही क्रॉप लिया जाता है जहाँ पे रेन कम होता है. अब ये डेफिनेशन में सब आ सकता है, 1 मार्क में आ सकता है, तो ये आपको अगर लगता है कि मुझे नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको. क्रॉप्स लाइक जोवार, मिलेट एंड पल्सेस विच रिक्वायर लेस वाटर आर ग्रोन हियर. In Gujarat, wheat and grams are grown in the humid soil after the monsoon is over. तो मानसून के टाइम पे अलग क्रॉप्स कल्टीवेट होता है, पर जैसे ही मानसून गया, ड्राई सीजन चालू हुई, तो वीट, ग्रेन, ज्वार, इस तरह के क्रॉप्स कल्टीवेट होते हैं जहाँ पे वाटर जो है वो कम, जिसका यूज़ कम होता हो. फिर एक है वेट फार्मिंग. अब जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे ये वेट फार्मिंग होती है. यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस दोनों दी है, ये आप पढ़ सकते हैं. तो ये वेट फार्मिंग आप देखिए, यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होता है वहाँ पे ये वेट फार्मिंग आपको देखने को मिलेगी. तो वेट फार्मिंग इज़ कैरिड आउट इन द रीजन्स ऑफ हैवी रेन एंड एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर इरीगेशन. जहाँ पे हैवी रेन होता है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पे. If there is no rainfall or if it is insufficient, more than one crop is taken with the help of irrigation, wherein paddy, sugarcane, cotton, wheat and vegetables are grown. तो यहाँ पे अगर रेन सफिशिएंट नहीं है, अगर कम भी होता है, पर फिर भी इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से यहाँ पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स कल्टीवेट होते हैं. फॉर एग्जांपल पैडी यानी राइस है, शुगर कैन है, कॉटन है, वीट है, वेजिटेबल्स है, ये. तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि भाई फैमिली के लिए ही होता है. ड्राई फार्मिंग में जहाँ रेन नहीं होता है, कम होता है, और जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, वो ड्राई फार्मिंग यानी वन क्रॉप्स ही वहाँ कल्टीवेट होता है. और वेट फार्मिंग में एक से ज़्यादा क्रॉप्स कल्टीवेट होते हैं, और यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी डेवलप्ड होती है. नेक्स्ट है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और द जूम फार्मिंग. तो ये है जूम फार्मिंग. यहाँ पे जूम फार्मिंग में आप देखिए कि जो रिमेन होते हैं उसको जला दिया जाता है, उसकी ऐश को स्प्रेड किया जाता है और फिर वही लैंड को वापस यूज़ करते हैं. इसको बोलते हैं जूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन.
So here forests are burnt and cleared and farming is carried out there. The farming takes place for 2 or 3 years. When soil fertility is reduced, that area is abandoned and the same method is applied to start farming at other place. तो यहाँ पे फॉरेस्ट को जला दिया जाता है, फिर वहाँ पे फार्मिंग होती है 2 या 3 इयर्स के लिए. ये 2-3 इयर्स आप याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है. व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ जूम कल्टीवेशन? तो इसका आंसर आएगा 2 to 3 इयर्स. फिर जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है तो वो एरिया को छोड़ के वापस नए एरिया में फार्मिंग चालू होता है, और इसको जूम या तो शिफ्ट होना यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं. Cereals or vegetables are grown in this type of agriculture. The production is less in this type of agriculture. यहाँ पे सीरियल और वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, पर प्रोडक्शन इतना नहीं होता है जितना एफर्ट उसके पीछे होता है. फिर बेस्ट आता है प्लांटेशन फार्मिंग. अब यहाँ पे आप पैसा बना सकते हो. अब 10th पास करके अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाते हैं और एग्रीकल्चर फील्ड में आप 12th के बाद अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेके, अगर आपके फादर की लैंड है कोई विलेज में, या तो आप बोरो भी कर सकते हो लैंड को और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हो ऐसा, तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो. और प्लांटेशन फार्मिंग में बहुत सारा पैसा है. दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. हियर रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, kharek, etc. are reared with great care. It is necessary that there should be more capital investment. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है. स्किल, टेक्निकल नॉलेज, मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्शन ऑन ऑल साइज, एक्विजिशंस एंड ट्रांसपोर्टेशंस फैसिलिटी. तो यहाँ पे प्लांटेशन फार्मिंग में ये सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तब जाके आप इसमें से पैसा कमा सकते हो. और ये एक प्रोफेशनल टाइप है एग्रीकल्चर का, प्लांटेशन फार्मिंग. और यहाँ पे बहुत पैसा है, मीन्स देयर इज़ एबंडेंट मनी. यहाँ पे बहुत सारा पैसा है अगर आप उसको यूज़ करते हो, आप टेक्निक जानते हो, आप इन्वेस्टर्स उसके लिए ढूंढ लेते हो, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो. और 6 जो है, लास्ट वाला जो टाइप है, वो है इंटेंसिव फार्मिंग. अब इंटेंसिव फार्मिंग के लिए इरिगेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आप इंटेंसिव फार्मिंग में यहाँ पे देख सकते हैं ये सब अलग अलग टाइप है. ये ऑर्गेनिक भी बोला जाता है. यानी यहाँ पे मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है अर्निंग मनी. इंटेंसिव फार्मिंग इज़ द मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग थ्रू utilization of increased irrigation, use of chemical fertilizers, insecticides and other mechanical equipments. Cash crops grow more in this type of farming. तो cash crops क्यों हम grow करते हैं? सेल करने के लिए. The per hectare production has increased very much here and the area shown under this crop has increased. As more importance is given to economic returns in this type of farming, it is also called or it is also known as कॉमर्शियल फार्मिंग. तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है उसका इंटेंशन सेलिंग होता है, पैसा कमाना होता है, इसलिए इसको कॉमर्शियल फार्मिंग भी बोला जाता है. तो ये 6 टाइप के हमने फार्मिंग देख. अब हमें फार्मिंग मेथड देखने हैं कि कौन सी मेथड है. तो ये सब अलग अलग मेथड है. फर्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग एक्सेट्रा आर सम ऑफ द करंट मेथड्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया. तो उसमें फर्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग फार्मिंग, जहाँ पे आप जो हम फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स जो यूज़ करते हैं वो एक्चुअली हार्मफुल होते हैं. तो यहाँ पे हो सके उतना उसका यूज़ कम करके नेचुरली किस तरह से फार्मिंग होता है उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर फार्मिंग होती है. तो द रेट ऑफ विच द केमिकल फर्टिलाइजर एंड द इंसेक्टिसाइड्स आर यूज, द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ द केमिकल्स इज ऑल्सो फेल्ट.
Due to the presence of these chemicals and insecticides in grain, vegetables and fruits, it has affected adversely by hygiene of the people. तो जितना भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे या इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, अल्टीमेटली वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है. मोर डैमेज इज कॉस्ट टू एनवायरनमेंट को भी उससे लॉस होता है, नुकसान होता है. द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ लैंड हैज़ रिड्यूस. लैंड की जो फर्टिलिटी है वो भी कम होती जाती है. ड्यू टू विच द क्रॉप्स प्रोडक्शन ऑफ द लैंड एंड इट्स क्वालिटी वेर रिड्यूस ओवर अ लॉन्ग रन. फिर आगे जाके क्वालिटी प्रोडक्ट जो क्रॉप्स है उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस होती है और फाइनली हमारी हेल्थ के ऊपर ये सब आता है. सॉइल पॉल्यूशन बढ़ जाता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच यूरिया और एनी अदर केमिकल फर्टिलाइज़र एंड इंसेक्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड. यहाँ पे कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड्स यूज़ नहीं होता है. फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप dung, earthworm fertilizer, composite fertilizer etc. are used. तो यहाँ पे जो काउ डग होता है, अर्थफॉर्म्स जो होते हैं सॉइल के अंदर, वैसे फर्टिलाइज़र, कंपोजाइट फर्टिलाइज़र ये सब यूज़ होता है. काव यूरिन, नीम सॉल्वेंट, बटर मिल्क एक्सेट्रा आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते. उसके बदले काव का यूरिन है या तो नीम सॉल्वेंट है या तो बटर मिल्क है, वो स्प्रेड किया जाता है. द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन. अब ये जो प्रोडक्ट्स होती है वो कॉस्टली भी होती है फिर साथ में, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशंस ज़्यादा होते हैं और उसको मेंटेन करने में भी बहुत एक्सपेंस होता है. दे कंटेन नेचुरल टेस्ट, स्वीटनेस एंड फ्रेगरेंस. देयर आर मिनरल्स, विटामिन्स एंड लाइफ energizing elements in these crops. Nowadays, organic farm products are more in demand, so the farmers also get a good return. तो आज के डेट में हेल्थ के लिए सब लोग बहुत काफ़ी अवेयर हैं और इसकी वजह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है और इसकी वजह से फार्मर्स जो हैं उनको भी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है. नेक्स्ट है सस्टेनेबल फार्मिंग. अब यहाँ पे जो फार्मिंग होती है आप ये देख सकते हैं, पूरा का पूरा इस तरह से ये होता है. इन ऑर्डर टू सी दैट द सॉइल फर्टिलिटी इज रिटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, केयर इज टेकन फॉर क्रॉप रोटेशन, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ओनली व्हेन नेसेसरी, यूज ऑफ बायोटिक कंट्रोल्स फॉर इंसेक्ट एंड हार्वेस्ट, वाटर कंजर्वेशन एक्सेट्रा. तो यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी लॉन्ग टर्म चले यानी टिकी रहे, उसके लिए दो क्रॉप्स के बीच में गैप होता है. कल्टीवेशन और जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं उसके पीछे भी ध्यान रखा जाता है. बायोटिक कंट्रोल, जो सॉइल के अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है. और यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन भी होता है कि जिसको यूज़ करके अच्छे से क्रॉप्स लिया जाए. तो यहाँ सस्टेनेबल होता है, यानी सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है. तो ये हो गया सस्टेनेबल, मीन्स जो लॉन्ग टर्म तक चले उसको सस्टेनेबल बोलते हैं. ये सस्टेनेबल फार्मिंग. और एक है मिक्स्ड फार्मिंग. तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि हियर द कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री, सेरिकल्चर एंड फिशरी एक्सेट्रा आर ऑल्सो कैरिड आउट स्टेमनेसली अलॉन्ग विथ फार्मिंग. तो खाली फार्मिंग नहीं होता है, इसके साथ में पोल्ट्री है, कैटल रेयरिंग है, फिशरी है, ये सब भी एक्टिविटी होती है साथ में, इसलिए इसको बोला जाता है मिक्स फार्मिंग. तो ये 3 अलग अलग मेथड्स है फार्मिंग की हमारे कंट्री में. अब आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन ऑफ इंडिया. इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में है, जिसमें अलग अलग क्रॉप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. अलग अलग पिक्चर्स भी हम देखेंगे कि किस तरह से ये क्रॉप्स हमारे यहाँ ग्रो होते हैं, कौन सी सीज़न में कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो आज के वीडियो में हम मिक्स फार्मिंग तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे अपना
सजेशंस भी दे सकते हैं, आप टेक्स्ट भी करके मुझे पूछ सकते हैं आपके क्वेश्चन, और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द bell icon. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.